बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएस नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है नावल पीरे कामिल की किस्त नंबर 12। बाजी, मैं आपका कमरा साफ़ कर दूं? मुलाजमा ने दरवाज़े पर दस्तक देते हुए इमामा से पूछा। नहीं, तुम जाओ। इमामा ने हाथ के इशारे से उसे जाने के लिए कहा। मुलाजमा बाहर जाने की बजाय दरवाज़ा बंद करके उसके पास आ गई। मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम। इमामा ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर फिर उसकी बात हलक में ही रह गई। मुलाजमा ने अपनी चादर के अंदर से एक मोबाइल निकाला था। इमामा हैरत से उसे देखने लगी। बाजी, ये मेरी माँ ने दिया है। वो कह रही थी कि साथ वाले सालार साहब ने आपके लिए दिया है। उसने इमामा की तरफ उजलत के आलम में वह मोबाइल बढ़ाया। इमामा ने तेज़ी से मोबाइल को झपट लिया। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। देखो, तुम किसी को बताना मत कि तुमने मुझे कोई मोबाइल ला कर दिया है। इमामा ने उसे ताकीद की। नहीं बाजी, आप बेफिक्र रहें, मैं नहीं बताऊंगी। अगर आपको भी कोई चीज़ सालार साहब के लिए देनी हो तो मुझे दे दें। नहीं, मुझे कुछ नहीं देना, तुम जाओ, उसने अपने हवास पर काबू पाते हुए कहा। मुलाजमा के कमरे से निकलते ही उसने कमरे को लॉक कर लिया। कांपते हाथों और दिल की बेकाबू होती धड़कनों के साथ उसने दराज से मोबाइल निकाला और उस पर जलाल का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। वो उसे तफसील से सारी बात बताना चाहती थी। फ़ोन जलाल की अम्मी ने उठाया। बेटा, जलाल तो बाहर गया हुआ है, वो तो रात को ही आएगा। तुम ज़ैनब से बात कर लो, उसे बुला दूँ? जलाल की अम्मी ने कहा। नहीं आंटी, मुझे कुछ जल्दी है, मैं ज़ैनब से फिर बात कर लूँगी। बस मैंने उनसे चंद किताबों का कहा था, मुझे उन्हीं के बारे में पूछना था। मैं दोबारा फ़ोन कर लूँगी, इमामा ने फ़ोन बंद करते हुए कहा। इमामा ने उस दिन दोपहर को भी खाना नहीं खाया। वो सिर्फ रात होने का इंतज़ार कर रही थी ताकि जलाल घर आ जाए और वो उससे दोबारा बात कर सके। शाम के वक्त मुलाजमा ने उसे असजद के फ़ोन की इत्तला दी। वो जिस वक्त नीचे आई उस वक्त लाउंज में सिर्फ वसीम बैठा हुआ था। वो उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए फ़ोन की तरफ चली गई। फ़ोन का रिसीवर उठाते ही दूसरी तरफ असजद की आवाज़ सुनाई दी थी। बेख्तियार इमामा का खून खोलने लगा। ये जानने के बावजूद कि इस शादी को तय करने में असजद से ज़्यादा खुद हाशिम मुबीन का हाथ था, इमामा को उस पर गुस्सा आ रहा था। वो उसका हाल दरियाफ्त कर रहा था। असजद, तुमने इस तरह मेरे साथ धोखा क्यों किया है? कैसा धोखा इमामा? शादी की तारीख तय करना। तुमने इस सिलसिले में मुझसे बात क्यों नहीं की? वो खोलते हुए बोली। क्या अंकल ने तुमसे बात नहीं की? उन्होंने मुझसे पूछा था और मैंने उनसे कहा था कि मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। बहरहाल अब तो कुछ नहीं हो सकता, और फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि शादी अब हो या कुछ सालों के बाद? असजद ने कदरे लापरवाही से कहा। असजद, तुम्हें फ़र्क पड़ता हो या नहीं, मुझे पड़ता है। मैं अपनी तालीम मुकम्मल करने तक शादी नहीं करना चाहती, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते थे। हाँ, मैं जानता हूँ, मगर इस सारे मामले में मैं तो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। तुम्हें बता रहा हूँ, शादी अंकल के इसरार पर ही हो रही है। तुम इसे रुकवा दो। तुम कैसी बातें कर रही हो इमामा? मैं इसे कैसे रुकवा दूँ? असजद ने कुछ हैरानी से कहा। असजद प्लीज़, इमामा मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम मेरी पोजीशन समझो। अब तो वैसे भी कार्ड छप चुके हैं, दोनों घरों में तैयारियां हो रही हैं। और इमामा ने उसकी बात सुने बगैर रिसीवर पटक दिया। वसीम ने इस पूरी गुफ्तगू में कोई मदाखलत नहीं की थी। वो खामोशी से असजद के साथ होने वाली उसकी गुफ्तगू सुनता रहा था। जब इमामा ने फ़ोन बंद कर दिया तो वसीम ने उससे कहा, तुम ख्वामखा एक फ़जूल बात पर इतना हंगामा खड़ा कर रही हो। कल भी तो तुमने शादी असजद के साथ ही करनी है, फिर इस तरह करके तुम खुद अपने लिए मसाइल पैदा कर रही हो। बाबा तुमसे बहुत नाराज़ हैं। मैंने तुमसे राय नहीं मांगी। तुम अपने काम से काम रखो। जो कुछ तुम मेरे साथ कर चुके हो वो काफ़ी है। इमामा उस पर गुर्राई और फिर वापस कमरे में आ गई। वो रात को भी अपने कमरे से नहीं निकली थी, मगर मुलाजिम के खाना लाने पर उसने खाना खा लिया था। रात को 11 बजे के करीब उसने जलाल को फ़ोन किया। फ़ोन जलाल ने ही उठाया था। शायद वो इमामा के फ़ोन की तवक्को कर रहा था। मुख्तसर सी तमहीद के बाद वो असल मौजू की तरफ आ गया। इमामा, मैंने अब्बू से कुछ देर पहले बात की है।
اس نے इमामा से कहा। फिर वो उसके इस्तफसार पर चंद लम्हे खामोश रहा। फिर उसने कहा, अब्बू इस शादी पर रज़ामंद नहीं हैं। इमामा का दिल डूब गया। मगर आप तो कह रहे थे उन्हें इस शादी पर कोई एतराज़ नहीं होगा। हाँ, मेरा यही ख्याल था, मगर उन्हें बहुत सारी बातों पर एतराज़ है। वो समझते हैं तुम्हारे और हमारे घराने के स्टेटस में बहुत फ़र्क है, और वो तुम्हारे ख़ानदान के बारे में भी जानते हैं, और उन्हें सबसे बड़ा एतराज़ इस बात पर है कि तुम अपने घर वालों की मर्ज़ी के बग़ैर मुझसे शादी करना चाहती हो। उन्हें ये खौफ है कि इस सूरत में तुम्हारे घर वाले मेरे घर वालों को तंग करेंगे। वो साकित बैठी मोबाइल कान से लगाए उसकी आवाज़ सुनती रही। आपने उन्हें रज़ामंद करने की कोशिश नहीं की? एक लंबी खामोशी के बाद उसने कहा, मैंने बहुत कोशिश की। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर तुम्हारे घर वाले इस शादी पर तैयार हो जाते हैं तो फिर वो भी राज़ी हो जाएंगे, इस बात की परवाह किए बगैर कि तुम्हारा ख़ानदान क्या है। लेकिन तुम्हारे घर वालों की मर्ज़ी के बगैर वो मेरी और तुम्हारी शादी को तस्लीम नहीं करेंगे। जलाल ने उससे कहा, और आप क्या कहते हैं? इमामा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। जलाल ने कुछ बेबसी के आलम में कहा। जलाल, मेरे पेरेंट्स कभी आपसे मेरी शादी पर तैयार नहीं होंगे। बसूरत दीगर हमारी पूरी कम्युनिटी उनका बाइकआउट कर देगी, और वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फिर आप असजद से मेरी मंगनी को क्यों भूल रहे हैं? इमामा, तुम फिर भी अपने वालिदैन से बात तो करो, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। मैं कल बाबा से थप्पड़ खा चुकी हूँ, सिर्फ ये बता कर कि मैं किसी दूसरे में इंटरेस्टेड हूँ। इमामा की आवाज़ भर आने लगी। अगर उन्हें ये पता चल गया कि मैं जिसे पसंद करती हूँ वो इनके मज़हब का नहीं है तो वो मुझे मार डालेंगे। प्लीज़ आप अंकल से बात करें, आप उन्हें मेरा प्रॉब्लम बताएं, उसने मुल्तजियाना अंदाज में कहा। मैं अब्बू से कल दोबारा बात करूँगा, और अम्मी से भी, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा कि वो क्या कहते हैं। जलाल परेशान था। इमामा ने जिस वक्त उससे बात करने के बाद फ़ोन बंद किया वो बेहद दिल गिरफ्ता थी। उसके वहम व गुमान में भी ये नहीं था कि जलाल के वालिदैन को इस शादी पर एतराज़ होगा। मोबाइल हाथ में लिए वो बहुत देर तक खाली उस जहनी के आलम में बैठी रही। तुम्हारे अब्बू मुझसे पहले ही इस सिलसिले में बात कर चुके हैं, और जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तुमको इस तरह के ख़तरों में कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है, जलाल की अम्मी ने कतई लहजे में उससे कहा। वो इमामा के कहने पर उनसे बात कर रहा था। मगर अम्मी, इसमें ख़तरे वाली क्या बात है? कुछ भी नहीं होगा, आप ख्वामखा खौफज़दा हो रही हैं, जलाल ने कुछ एहतजाजी अंदाज में कहा। तुम हमाकत की हद तक बेवकूफ़ हो, उसकी अम्मी ने उसकी बात पर उसे झिड़का। इमामा के ख़ानदान और उसके वालिद को तुम्हारे अब्बू बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे साथ शादी होने की सूरत में वो तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे या हमें कुछ नहीं कहेंगे? अम्मी, हम इस शादी को खुफिया रखेंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे। मैं स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाने के कुछ अरसा बाद उसे भी वहाँ बुलवा लूँगा। सब कुछ खुफिया ही रहेगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा। हम आखिर इमामा के लिए क्यों इतना बड़ा ख़तरा मोल लें? और तुम्हें वैसे भी ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ अपनी फैमिली में ही शादी होती है, हमें इमामा या किसी और की ज़रूरत नहीं है। अम्मी ने मौजू बदलते हुए कहा, मुझे अगर ये अंदाज़ा होता कि तुम इस तरह उस लड़की में दिलचस्पी लेना शुरू कर दोगे तो मैं उससे पहले ही तुम्हारी कहीं निस्बत तय कर देती, उसकी अम्मी ने कदरे नाराज़ी से कहा। अम्मी, मैं इमामा को पसंद करता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उसे पसंद करते हो या नहीं। अहम बात यह है कि इस बारे में मैं और तुम्हारे अब्बू क्या सोचते हैं, और हम दोनों को ना तो वो पसंद है और ना ही उसका ख़ानदान, अम्मी ने दो टोक अंदाज में कहा। अम्मी, वो बहुत अच्छी लड़की है, आप उसे बहुत अच्छी तरह जानती हैं। वो यहाँ आती रही है और तब तो आप उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती थीं, जलाल ने उन्हें याद दिलाया। तारीफ़ करने का मतलब ये तो नहीं है कि मैं उसे अपनी बहू बना लूँ, वो खफगी से बोली। अम्मी, कम अज़ कम आप तो अब्बू जैसी बातें ना करें, थोड़ा सा हमदर्दी से सोचें, इस बार जलाल ने लजाजत आमेज़ लहजे में कहा। जलाल, तुम्हें एहसास होना चाहिए कि तुम्हारी इस ज़िद और फ़ैसले से हमारे पूरे ख़ानदान पर किस तरह के असरात मुरतब होंगे। हमारा भी ख्वाब है कि हम तुम्हारी शादी किसी अच्छे और ऊंचे ख़ानदान में करें। तुम्हारे अब्बू अगर तुम्हें इस शादी की इजाज़त दे भी दें तो भी मैं कभी नहीं दूंगी, ना ही मैं इमामा को अपनी बहू के तौर पर कबूल करूंगी। अम्मी, आप उसकी सूरत हाल को समझें,
وہ کتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے، اس وقت اسے مدد کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے تو پھر اسے کم از کم دوسرے کے لیے کوئی پریشانی کھڑی نہیں کرنی چاہیے۔ میں اسے برا نہیں کہہ رہی، وہ بہت اچھا فیصلہ کر رہی ہے، مگر ہم لوگوں کی اپنی کچھ مجبوریاں ہیں۔ تم کچھ عقل سے کام لو، تمہیں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا ہے، اپنا ہاسپٹل بنانا ہے۔ اس کی امی نے قدرے نرم لہجے میں کہا، بیٹا، اچھے خاندان میں شادی تو انسان کو آگے بڑھنے کے لیے بہت سے مواقع ملتے ہیں، اور تمہارے لیے تو پہلے ہی بہت سے خاندانوں کی طرف سے پیغام آ رہے ہیں۔ جب اسپیشلائزیشن کر لو گے تو کتنے اونچے خاندان میں تمہاری شادی ہو سکتی ہے، تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ خود سوچو، صرف امامہ سے شادی کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ خاندان اس کا بائیکاٹ کر چکا ہوگا، معاشرے میں جو بدنامی ہوگی وہ الگ ہے، اور تم سے شادی ہو بھی جائے تو کل کو تمہارے بچے تمہارے اور امامہ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہے، ساری عمر کی بات ہے۔ امی اسے سنجیدہ لہجے میں سمجھا رہی تھی۔ جلال کسی اعتراض یا احتجاج کے بغیر خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے چہرے سے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ قائل ہوا ہے یا نہیں۔ امامہ نے اگلی رات جلال کو پھر فون کیا۔ فون جلال نے ہی اٹھایا تھا۔ امامہ، میں نے امی سے بھی بات کی ہے، وہ ابو سے زیادہ ناراض ہوئی ہیں میری بات پر۔ امامہ کا دل گویا مکمل ڈوب گیا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایک فضول معاملے میں خود انوالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جلال نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ میں نے انہیں تمہارے پرابلم کے بارے میں بھی بتایا ہے، مگر ان کا کہنا ہے کہ یہ تمہارا پرابلم ہے، ہمارا نہیں۔ امامہ کو اس کے لفظوں سے شدید تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ رضامند نہیں ہیں اور نہ ہی ہوں گی۔ جلال کی آواز دھیمی ہو گئی۔ جلال، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ کسی موہوم سی امید پر کہا۔ میں جانتا ہوں امامہ، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے والدین اس پرپوزل پر راضی نہیں ہیں۔ کیا تم ان کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ نہیں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ میں انہیں ناراض کر کے تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ پلیز جلال، وہ گر گرائی، تمہارے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتا، تو مجھے اس کے لیے مجبور نہ کرو۔ میں آپ کو نافرمانی کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، میں تو آپ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ اس کے اعصاب چٹخ رہے تھے۔ اسے یاد نہیں تھا اس نے زندگی میں کبھی کسی سے اتنے التجائیہ اور منت بھرے انداز میں بات کی ہو۔ آپ مجھ سے صرف نکاح کر لیں، اپنے والدین کو اس کے بارے میں نہ بتائیں۔ بے شک آپ بعد میں ان کی مرضی سے بھی شادی کر لیں، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ تم اب بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو۔ خود سوچو، اگر ایسے کسی نکاح کے بارے میں ابھی میرے والدین کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ تو مجھے گھر سے نکال دیں گے، اور پھر تم اور میں کیا کریں گے؟ ہم محنت کر لیں گے، کچھ نہ کچھ کر لیں گے، تمہارے اس کچھ نہ کچھ سے میں باہر پڑھنے جا سکوں گا۔ اس بار جلال کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ وہ بول نہیں سکی۔ نہیں امامہ، میرے اتنے خواب اور خواہشات ہیں کہ میں انہیں تمہارے لیے یا کسی کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے تم سے محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر میں اس جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا جس کا مظاہرہ تم کر رہی ہو۔ تم دوبارہ مجھے فون مت کرنا، کیونکہ میں اب اس سارے معاملے کو یہیں ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، مگر تم اپنے اس مسئلے کا حل خود نکالو، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ خدا حافظ۔ جلال نے فون بند کر دیا۔ رات 10:50 پر اسے اپنے ارد گرد کی پوری دنیا دھوئیں میں تحلیل ہوتی نظر آئی۔ کسی چیز کی مٹھی میں ہونے اور پھر دور دور تک کہیں نہ ہونے کا فرق کوئی امامہ سے بہتر نہیں بتا سکتا تھا۔ معاف ذہن اور شل ہوتے ہوئے اعصاب کے ساتھ وہ بہت دیر تک کسی بت کی طرح اپنے بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی رہی۔ مجھے بتا دینا چاہیے اب بابا کو سب کچھ، اس کے علاوہ اب اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ شاید وہ خود ہی مجھے اپنے گھر سے نکال دیں، کم از کم مجھے اس گھر سے تو رہائی مل جائے گی۔ میں اسجد سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تو شاپنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امامہ نے مستحکم لہجے میں امی سے کہا۔ سلمہ اسے اگلے روز اپنے ساتھ مارکیٹ جانے کا کہنے کے لیے آئی تھی۔ پہلے تمہیں شادی پر اعتراض تھا، اب تمہیں اسجد سے شادی پر اعتراض ہے۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ سلمہ اس کی بات پر مشتعل ہو گئیں۔ صرف یہ کہ آپ اسجد سے میری شادی نہ کریں۔
तो फिर किससे करना चाहती हो तुम? हाशिम मुबीन अचानक खुले दरवाजे से अंदर आ गए। यकीनन उन्होंने बाहर कॉरिडोर में इमामा और सलमा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन ली थी और वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए थे। इमामा एकदम चुप हो गई। बोलो, किससे करना चाहती हो? अब मुंह बंद क्यों हो गया है? आखिर तुम मस्जिद से शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्या तकलीफ़ है तुम्हें? उन्होंने बुलंद आवाज़ में कहा। बाबा, शादी एक बार होती है और वो मैं अपनी पसंद से करूँगी। वो हिम्मत करके बोली। कल तक असजद तुम्हारी पसंद था? हाशिम मुबीन ने दांत पीसते हुए कहा। कल था, अब नहीं है। क्यों, अब क्यों नहीं है? इमामा कुछ कहे बगैर उनका चेहरा देखने लगी। बोलो, अब क्यों नहीं पसंद है वो तुम्हें? हाशिम मुबीन ने बुलंद आवाज़ में पूछा। बाबा, मैं किसी मुसलमान से शादी करूँगी। हाशिम मुबीन को लगा आसमान उनके सर पर गिर पड़ा था। क्या क्या कहा तुमने? उन्होंने बेयकीनी से कहा। मैं किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं करूँगी क्योंकि मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। कमरे में अगले कई मिनट तक मुकम्मल खामोशी रही। सलमा को जैसे सकता हो गया था और हाशिम मुबीन वो एक पत्थर के मुजस्समे की तरह उसे देख रहे थे। उनका मुंह खुला हुआ था, वो जैसे सांस लेना भूल गए थे। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि कभी उन्हें ज़िंदगी में अपनी औलाद और वो भी अपनी सबसे लाडली बेटी के सामने इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। उनके 40 साल मुकम्मल तौर पर भंवर की जद में आ गए थे। तुम क्या बकवास कर रही हो? हाशिम मुबीन के अंदर इश्तियाल की एक लहर उठी थी। बाबा, आप जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तुम पागल हो गई हो, उन्होंने आपे से बाहर होते हुए कहा। इमामा ने कुछ कहने की बजाय नफ़ी में गर्दन हिलाई। वो हाशिम मुबीन की ज़हनी कैफियत को समझ सकती थी। इसलिए तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी परवरिश की कि तुम हाशिम मुबीन की समझ में नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या कहें। सिर्फ असजद से शादी ना करने के लिए तुम ये सब कुछ कर रही हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी शादी उस आदमी से कर दें जिससे तुम चाहती हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। तुम बेवकूफ़ समझती हो मुझे। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। आप मेरी शादी किसी भी आदमी से करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं, बस वो आपकी कम्युनिटी से ना हो। फिर आप कम से कम ये नहीं कह सकेंगे कि मैं किसी ख़ास आदमी के लिए ये सब कर रही हूँ। हाशिम मुबीन उसकी बात पर दांत पीसने लगे। तुम जुमा 8 दिन की पैदावार, तुम्हें पता क्या है? मैं सब जानती हूँ बाबा। मेरी उम्र 20 साल है। मैं आपकी उंगली पकड़कर चलने वाली बच्ची नहीं हूँ। मैं जानती हूँ आपके इस मज़हब की वजह से हमारे ख़ानदान पर बड़ी बरक़ात नाजिल की गई हैं। वो बड़े मुस्तहकम और हमवार अंदाज में कहती चली गई। तुम बख्शिश नहीं होगी तुम्हारी, तुम। हाशिम मुबीन गुस्से के आलम में उंगली उठाकर बोलने लगे। इमामा को उन पर तरस आने लगा। उसे दोज़ख में खड़े होकर दोज़ख से डराने वाले शख्स पर तरस आया। उसे आंखों पर पट्टी बांधकर फिरने वाले शख्स पर तरस आया। उसे मोहर शुदा दिल वाले आदमी पर तरस आया। उसे नफ्स ज़दा आदमी पर तरस आया। उसे गुमराही की सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़े आदमी पर तरस आया। तुम गुमराही के रास्ते पर चल पड़ी हो। चंद किताबें पढ़कर तुम। इमामा ने उनकी बात काट दी। आप इस बारे में मुझसे बहस नहीं कर सकेंगे। मैं सब कुछ जानती हूँ, तहकीक कर चुकी हूँ, तस्दीक कर चुकी हूँ। आप मुझे क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे? आपने अपनी मर्ज़ी का रास्ता चुन लिया है, मैंने अपनी मर्ज़ी का रास्ता चुन लिया। आप वो कर रहे हैं जो आप सही समझते हैं, मैं वो कर रही हूँ जो मुझे सही लगता है। आपका अकीदा आपका ज़ाती मसला है, मेरा अकीदा मेरा ज़ाती मसला है। क्या अब ये बेहतर नहीं? क्या आप मेरे इस फ़ैसले को कबूल कर लें? जज्बाती हमाकत की बजाय बहुत सोच समझ कर उठाया जाने वाला कदम समझ कर उसने बड़ी रसानियत और संजीदगी के साथ कहा। हाशिम मुबीन की नाराज़गी में और इजाफा हुआ। मैं अपनी बेटी को मज़हब बदलने दूँ ताकि पूरी कम्युनिटी मेरा बाइकआउट कर दे, मैं फुटपाथ पर आ जाऊँ? नहीं मामा, ये नहीं हो सकता। तुम्हारा अगर दिमाग भी ख़राब हो गया है तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरा दिमाग भी ख़राब हो जाए। कोई भी मज़हब इख्तियार करो, मगर तुम्हारी शादी मैं असजद से ही करूँगा। तुम्हें उसी के घर जाना होगा। उसके घर चली जाओ, फिर वहाँ जाकर तय करना कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। हो सकता है तुम्हें अकल आ जाए। वो गुस्से के आलम में कमरे से निकल गए। मुझे पता होता तुम्हारी वजह से हमें इतनी ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा तो मैं पैदा होते ही तुम्हारा गला दबा देती। हाशिम मुबीन के जाते ही सलमा ने खड़े होते हुए दांत पीस कर कहा,
तुम ने हमारी इज्जत खाक में मिलाने का तहैया कर लिया है। इमामा कुछ कहने की बजाय खामोशी से उन्हें देखती रही। वो कुछ देर उसी तरह बोलती रहीं, फिर कमरे से चली गईं। उन्हें उसके कमरे से गए 1 घंटा ही हुआ था जब दरवाजे पर दस्तक देकर असजद अंदर दाखिल हुआ। इमामा को उसके इस वक्त वहाँ आने की तवक्को नहीं थी। असजद के चेहरे पर परेशानी बहुत नुमायां थी। यकीनन उसे हाशिम मुबीन ने बुलवाया था और वो उसे सब कुछ बता चुके थे। ये सब क्या हो रहा है इमामा? उसने दाखिल होते ही कहा। वो अपने बेड पर बैठी उसे देखती रही। तुम क्यों कर रही हो ये सब? असजद, तुम्हें अगर बता दिया गया है कि मैं क्या कर रही हूँ तो फिर ये भी बता दिया गया होगा कि मैं क्यों कर रही हूँ। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम क्या कर रही हो। वो कुर्सी खींच कर बैठ गया। मुझे अंदाज़ा है। इस उम्र में इंसान जज्बात में आकर बहुत से गलत फैसले कर लेता है। इमामा ने तुरशी से उसकी बात काट दी। जज्बात में आकर? कोई जज्बात में आकर मज़हब तब्दील करता है? कभी नहीं। मैं 4 साल से इस्लाम के बारे में पढ़ रही हूँ। 4 साल कम नहीं होते। तुम लोगों की बातों में आ गई हो। तुम नहीं, मैं किसी की बातों में नहीं आई। मैंने जिस चीज़ को गलत समझा उसे छोड़ दिया और बस। वो कुछ देर बेचारगी के आलम में उसे देखता रहा। फिर सर झटकते हुए उसने कहा, ठीक है, इन सब बातों को छोड़ो। शादी पर क्यों एतराज़ है तुम्हें? तुम्हारे अकायद में जो तब्दीली आई है वो एक तरफ, कम अज़ कम शादी तो होने दो। मेरी और तुम्हारी शादी जायज़ नहीं। वो उसकी बात पर हक्का बक्का रह गया। क्या मैं गैर मुस्लिम हूँ? हाँ, तुम हो। अंकल ठीक कह रहे थे, किसी ने वाकई तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है। उसने उखड़े हुए लहजे में कहा। फिर तुम एक ऐसी लड़की से शादी क्यों करना चाहते हो? बेहतर है तुम किसी और से शादी करो। उसने तुर्की बतुर्की कहा। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लो। वो उसकी बात पर अजीब से अंदाज में हंसी। ज़िंदगी बर्बाद? कौन सी ज़िंदगी? ये ज़िंदगी जो मैं तुम जैसे लोगों के साथ गुजार रही हूँ, जिन्होंने पैसे के लिए अपने मज़हब को छोड़ दिया। बिहेव योरसेल्फ। तुम बात करने के तमाम मैनर्स भूल गई हो। किसके बारे में क्या कहना चाहिए और क्या नहीं तुमने सिरे से ही फरामोश कर दिया है। असजद उसे डांटने लगा। मैं ऐसे किसी शख्स का एहतराम नहीं कर सकती जो लोगों को गुमराह कर रहा हो। इमामा ने दो टोक अंदाज में कहा। जिस उम्र में तुम हो, इस उम्र में हर कोई इसी तरह कंफ्यूज हो जाता है जिस तरह तुम कंफ्यूज हो रही हो। जब तुम इस उम्र से निकलोगी तो तुम्हें एहसास होगा कि हम लोग सही थे या गलत। असजद ने एक बार उसे समझाने की कोशिश की। अगर तुम लोगों को ये लगता है कि मैं गलत हूँ, तब भी तुम लोग मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? इस तरह मुझे घर में कैद करके क्यों रखा हुआ है? अगर तुम लोगों को अपने मज़हब की सदाकत पर इतना यकीन है तो मुझे इस घर से चले जाने दो। हकीकत को जांचने दो। अगर कोई अपने आप को नुकसान पहुंचाने पर तुल जाए तो उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, और वो भी एक लड़की को। इमामा, तुम इस मसले की नज़ाकत और अहमियत को समझो। अपनी फैमिली का ख्याल करो। तुम्हारी वजह से सब कुछ दाव पर लग गया है। मेरी वजह से कुछ भी दाव पर नहीं लगा, कुछ भी नहीं। और अगर कुछ दाव पर लगा भी है तो मैं उसकी परवाह क्यों करूं? मैं तुम लोगों के लिए दोज़ख में क्यों जाऊं? सिर्फ ख़ानदान के नाम की खातिर अपना ईमान क्यों गंवाऊं? नहीं असजद, मैं तुम लोगों के साथ गुमराही के इस रास्ते पर नहीं चल सकती। मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहती हूँ। उसने कतई लहजे में कहा। मुझसे अगर तुमने ज़बरदस्ती शादी कर भी ली तो भी तुम्हें उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं तुम्हारी बीवी नहीं बनूंगी। मैं तुमसे वफ़ा नहीं करूंगी। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं भाग जाऊंगी। तुम आखिर कितने साल मुझे इस तरह कैद करके रख सकोगे? कितने साल मुझ पर पहरे बिठाओगे? मुझे सिर्फ चंद लम्हे चाहिए होंगे तुम्हारे घर, तुम्हारी कैद से भाग जाने के लिए। और मैं तुम्हारे बच्चों को भी साथ ले जाऊंगी। तुम सारी उम्र उन्हें दोबारा देख नहीं सकोगे। वो उसे मुस्तकबिल का नक्शा दिखाकर खौफज़दा करने की कोशिश कर रही थी। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो मैं कभी इमामा हाशिम जैसी लड़की से शादी ना करूं। ये सरासर खसारे का सौदा होगा। हमाकत और बेवकूफ़ी की इंतहा होगी। तुम अब भी सोच लो, अब भी पीछे हट जाओ। तुम्हारे सामने तुम्हारी सारी ज़िंदगी पड़ी है। तुम किसी भी लड़की के साथ शादी करके पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हो, किसी परेशानी, किसी बेसुकूनी के बगैर, मगर मेरे साथ नहीं। मैं तुम्हारे लिए बदतरीन बीवी साबित होंगी। तुम इस सारे मामले से अलग हो जाओ। शादी से इनकार कर दो। अंकल आज़म से कह दो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, या कुछ अरसे के लिए घर से गायब हो जाओ।
जब तमाम मामला ख़त्म हो जाए तो फिर आ जाना। तुम मुझे इस तरह के अहमकाना मशवरे मत दो। मैं किसी भी कीमत पर तुमसे दस्तबरदार नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर। न मैं इनकार करूँगा, न इस मामले से अलग होऊंगा, ना ही घर से कहीं जाऊँगा। मैं तुमसे ही शादी करूँगा इमामा। अब ये हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त और साख का मामला है। ये शादी ना होने और तुम्हारे घर से चले जाने से हमारे पूरे ख़ानदान को जितना नुकसान उठाना पड़ेगा, इसका तुम्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं, वरना तुम मुझे कभी ये मशवरा ना देती। जहाँ तक बुरी बीवी साबित होने या घर से भाग जाने का ताल्लुक़ है, तो ये सब बात का मसला है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम इस तरह के टेम्परामेंट की मालिक नहीं हो कि दूसरों को बेजा परेशान करती रहो, और वो भी मुझे, जिससे तुम्हें मोहब्बत है। असजद बड़े इत्मीनान से कह रहा था, तुम्हें गलत फहमी है। मुझे कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं रही, कभी भी। मैं ज़हनी तौर पर तुम्हारे साथ अपने ताल्लुक़ और रिश्ते को उस वक्त से जहन से निकाल चुकी हूँ जब मैंने अपना मज़हब छोड़ा था। तुम मेरी ज़िंदगी में अब कहीं नहीं हो, कहीं भी नहीं। अगर मैं अपने घर वालों के लिए मसाइल खड़े कर सकती हूँ, तो कल तुम्हारे लिए कितने मसाइल खड़े करूँगी। तुम्हें इसका एहसास होना चाहिए और इस गलत फहमी से निकल आना चाहिए। हम दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। मैं तुम लोगों के ख़ानदान का हिस्सा कभी नहीं बनूँगी। नहीं असजद, तुम्हारे और मेरे दरमियान बहुत फ़ासला है, इतना फ़ासला कि मैं तुम्हें देख तक नहीं सकती, और मैं इस फ़ासले को कभी ख़त्म नहीं होने दूँगी। मैं कभी भी तुमसे शादी के लिए तैयार नहीं होंगी। असजद बदलती हुई रंगत के साथ उसका चेहरा देखता रहा।